दोस्तों नमस्कार। योगी आदित्यनाथ तो महंत हैं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। महंत का मतलब ही होता है वो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, यानी संविधान की शपथ ली है। दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? और इन सब के बीच अगर आप जब जब धर्म की लकीर पर चलना चाहेंगे और सत्ता साधते हुए नजर आएंगे तो मतलब बहुत साफ है कि दरअसल आप सत्ता के लिए ही धर्म के रास्ते को दिखावटी तौर पर चलते और चलाते हैं। ये शब्द शंकराचार्य के हैं। वही शंकराचार्य जो एक महंत से टकराए हैं या एक मुख्यमंत्री से टकराए हैं, या फिर एक मुख्यमंत्री और महंत के सामने सबसे बड़ी दुविधा इस वक्त उस शंकराचार्य को लेकर है जिसको वो शंकराचार्य मानते ही नहीं है। तो इस देश के भीतर हिंदुत्व की विचारधारा को लिए हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में हर मुद्दे को जब हिंदुत्व से जोड़ने लगा तो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि हिंदुत्व कोई विचारधारा है या नहीं है, वो विचारधारा के तौर पर आपको सत्ता दिला सकती है? बिल्कुल नहीं। सत्ता दिलाने के तौर तरीके अलग होते हैं। यह पाठ इस दौर में मोदी शाह ने न सिर्फ इस देश को बल्कि बीजेपी और संघ को भी पढ़ा दिया। इसीलिए तो जो हिंदुत्व के आश्रय अपनी राजनीति को साधने निकला उसे जरूरत मोदी और शाह की बीजेपी के भीतर पड़ी ही। और मोदी और शाह की इस जोड़ी ने राजनीति में जिस मंत्र को फूंका उसकी पहली शर्त हिंदुत्व नहीं, पहली शर्त सत्ता पास में होना है। यह लड़ाई यहां तक आ जाएगी और सवाल जवाब यहां तक हो जाएंगे, यह किसी ने सोचा नहीं था। तो क्या वाकई भारत की राजनीति के भीतर पहली बार बीजेपी और संघ परिवार के सामने एक ऐसा संकट है जिसमें संघ परिवार को लगता है कि जिस शख्स को उसने अपनी ढाल बनाया दिल्ली को काउंटर करने के लिए, योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के औरे, उन्हीं की छवि, उन्हीं की विचारधारा और उन्हीं के महंत होने पर उंगली दिल्ली नहीं उठा रही है बल्कि एक शंकराचार्य उठा रहे हैं। तो इसको रोका कैसे जाए? तो दरअसल आज 3 पाठ आपको पढ़ने हैं। पहला पाठ, हिंदुत्व के आश्रय होने वाली राजनीति जो अभी तक चलती चली आई, अगर उसे शंकराचार्य खारिज करने निकल पड़े हैं तो फिर उसे संभालेगा कौन? दूसरा पाठ, लखनऊ और दिल्ली के भीतर की तनातनी, उस राजनीति की उस नींव को अब हिलाने में लग गई है जो अभी तक यह मानकर चल रही थी कि दरअसल दिल्ली का रास्ता उस पूंजी और उस डेवलपमेंट से जुड़ा है जहां पैसा है, और लखनऊ का रास्ता इस दौर में उस भगवा वस्त्र और महंत से जाकर जुड़ा है जहां पर धर्म का जिक्र हो रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच शंकराचार्य धर्म युद्ध का ऐलान करते हुए कूद चुके हैं। और तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई लखनऊ के भीतर की धड़कनें अब दिल्ली संभालने को तैयार है? और इस बड़ी भूमिका में शंकराचार्य के पीछे कौन खड़ा है और शंकराचार्य को डिगाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी सत्ता भी कमजोर क्यों लगने लगी है? यह तीसरा पाठ है। तो जिक्र पहले पाठ का, लेकिन पहले पाठ का जिक्र करें उससे पहले हमें लगता है शंकराचार्य की इस आवाज को सुनना चाहिए। राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की होगी जी ने बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है, बता दो कौन सी मेहनत की। उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया। भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ? बता दो नाम। वकील थोड़े ना, वो वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता, मुकदमा तो उन्होंने लड़ा।
बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो लेकिन फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? तो शंकराचार्य ने अपनी उंगली बीजेपी और संघ के उस मर्म पर रख दी जहां पर यह सवाल वाकई बड़ा होता है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण या फिर जो पूरे कमंडल की राजनीति की शुरुआत हुई थी सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को लेकर, और उस परिस्थितियों के बीच योगी आदित्यनाथ का जो उदय होता है और गोरखपीठ में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी अयोध्या को लेकर आंदोलन को तेज करने से लेकर उसे सहेजने तक की होती रही, उसी पर तो उंगली शंकराचार्य ने यह कहकर उठा दी ये सब कुछ राजनीति साधने के तरीके थे। यानी आरएसएस जिस योगी आदित्यनाथ को सामने खड़ा करके उस दिल्ली की गद्दी को चिताती रही कि दरअसल आपकी पहचान मंदिरों में पूजा करते वक्त आप चाहे जिस भी वेशभूषा में रहें, लेकिन आपकी पहचान इस देश में चुनाव जीतने और जिताने भर की है। हिंदुत्व को तो आपने धराशायी कर दिया। तो दिल्ली ने भी कई मौकों पर यह मैसेज दिया सत्ता बनी रहनी चाहिए और बनी रहने सत्ता के लिए जरूरी है कि संघ और बीजेपी को, यानी बीजेपी का कैडर हो या संघ का स्वयंसेवक हो, उसे दिल्ली के हिसाब से चलना होगा। और शायद यही वो परिस्थिति रही कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन होगा इस पर संघ ने चुप्पी थाम ली और दिल्ली ने तय कर दिया। तो पहला सवाल, क्या वाकई जिस हिंदुत्व के आश्रय जो ताना बाना इस देश के भीतर बीजेपी और संघ ने बुना, अब उसी को धराशायी वो शंकराचार्य कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं कि दरअसल लखनऊ में कुर्सी बदलने वाली है। और कुर्सी बदलते हुए देखने का मतलब यह होता है कि उनके जहन में कुछ नाम भी आ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेने से कतराते नहीं हैं शंकराचार्य, लेकिन इन सब के बीच यह भी एहसास कराते हैं कि दरअसल इस वक्त योगी आदित्यनाथ ना तो महंत हैं और ना ही मुख्यमंत्री पद के अनुकूल हैं। अब सवाल है कि शंकराचार्य की बातों का विरोध आरएसएस क्यों नहीं कर रही है। अब सवाल है, अपने ही मुख्यमंत्री की राजनीति साख सब दांव पर लग गया और दिल्ली ने कोई हरकत क्यों नहीं की। इस दौर में संघ को लगातार यह लगते रहा कि दरअसल उसे उस राजनीति को साधना है जहां पर भविष्य की लकीरें बहुत साफ तौर पर वही खींचे, लेकिन उसको भी दिल्ली की राजनीतिक सत्ता ने इस दौर में पलट दिया। योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता जो भी हो, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ बिल्कुल नहीं है। और जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो दो तस्वीरें आज आपको देखनी चाहिए। एक तस्वीर जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचे थे लखनऊ, वहां पर योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए आए थे। उस तस्वीर को एक क्षण के लिए देख लीजिए और उसके तुरंत बाद एक दूसरी तस्वीर आएगी। वो तस्वीर आज की है। प्रधानमंत्री के मन की बात चल रही है, योगी आदित्यनाथ उसे सुन रहे हैं। जी, योगी आदित्यनाथ के दाहिनी तरफ बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन बैठे हैं, दोनों सुन रहे हैं। वो मथुरा गए हैं अपनी पहली यात्रा पर। दो तस्वीर कुछ कहेगी, तब आपको तीसरी आवाज सुनाई देगी। पहले इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। हम सबका एक ही मंत्र है, क्वालिटी क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर। बीजेपी के नए अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बॉस हैं, खुद उन्होंने कहा है। और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के भीतर दूसरे नंबर की कतार में वो आकर खड़े होना चाहते हैं या हो चुके हैं। नागपुर इन सारी परिस्थितियों को देख रहा है।
उसकी अपनी भागीदारी कहीं नहीं है। यानी नितिन नवीन के लिए दो शख्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के लिए वही सिरमौर हैं और राजनीति का यह पाठ हर उस शख्स की कुर्सी को डिगाएगा, हिलाएगा जो यह सोचेगा या फिर नहीं सोचते हुए भी उसका कद उस लायक हो जाए कि वह दिल्ली की तरफ देखने लग जाए। यह लोकप्रियता चलेगी नहीं। और बीजेपी का तो रुतबा रहा है कि जोड़ी दो ही की होती है, कोई तीसरा उसमें दखल ना दे, कोशिश ना करे, किसी तीसरे रास्ते से घुसने की कोशिश बिल्कुल ना करे। योगी आदित्यनाथ क्या उस रास्ते निकल पड़े, चल पड़े, या उनकी जरूरत इस दौर में महसूस होने लग गई? अब यहां पर एक दूसरा सवाल जो पॉलिटिकल है। लखनऊ और दिल्ली की धड़कनें एक साथ बिल्कुल नहीं चलती है। दिल्ली लखनऊ की हर धड़कन को तय करना चाहता है, लेकिन लखनऊ अपनी धड़कनों पर खुद काबिज है, वो अपने वश में उसको रख चुका है। वो ये मानकर चल रहा है कि उसके बगैर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन इस दौर में दिल्ली की निगाहें हर चुनाव पर है और चुनाव की जीत हार के जरिए वह जिस पाठ को जिसे पढ़ाना चाहता है उस दिशा में वह बढ़ जाता है। पहली बार उसकी मात महाराष्ट्र में हुई है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस एक नए नायक के तौर पर उभरकर सामने आ गए। यानी महाराष्ट्र की राजनीति और चुनावी जीत में देवेंद्र फडणवीस का कद दिल्ली की राजनीतिक सत्ता से बड़ा हो गया। यह एक चेतावनी दिल्ली को लग चुकी है। तो 2027 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसकी नब्ज पे उंगली दिल्ली को ही रखनी है। तो दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2027 में कोई नया चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभालते हुए, अगुवाई करते हुए नजर आए, या फिर इस दौर में अगर मशक्कत कहीं ज्यादा तीखी हो जाती है, टकराव कहीं तीखा हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की जीत को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां पर उसे जरूरत पड़े तो वो मायावती का साथ ले ले, सत्ता में आ जाए। यानी अपने बूते नहीं तो एक झटके में उस वक्त मुख्यमंत्री बदल जाएगा। क्योंकि संघ परिवार के भीतर भी तो यह चलन बढ़ चुका है कि 2027 में कम से कम प्रधानमंत्री मोदी का कौन विकल्प होगा उसे चुन लीजिए, और अगर चुन लिए हैं तो फिर उसे ले आइए। क्योंकि 2029 तक का रास्ता इस देश के भीतर जो एंटी इनकम्बेंसी का हो सकता है उसको आप कैसे साधेंगे? राजनीति के इस मिजाज को समझते हुए क्या 2027 की बिसात दिल्ली बिछाने को तैयार है? और वो अब परखना शुरू कर चुकी है। इसीलिए शंकराचार्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन दिल्ली खामोशी बरतती है, संघ परिवार खामोशी बरतता है, खुद योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को तूल नहीं देते हैं। तब यहां पर अगला सवाल होता है कि क्या यह संभव है? योगी आदित्यनाथ की जो पूरी छवि महंत की है, बाबा की है, योगी की है, अब वो सिर्फ आदित्यनाथ के तौर पर एक पॉलिटिशियन नजर आए, और शंकराचार्य के तौर पर कितने मजबूत हैं, अब ये आवाज समूचे देश से आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो इसकी शुरुआत हो गई। श्रृंगेरी के मठ से ये आवाज आई। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सिर्फ दो ही दंडी सन्यासी शिष्य हैं, उनसे दीक्षित शिष्य सिर्फ दो ही है, एक है सदानंद सरस्वती जी महाराज और एक है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और कोई भी उनके शिष्य नहीं है। श्रृंगेरी मठ से ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से और संतों के बीच सनातनी सोच को लेकर जो नया औरा शंकराचार्य का खड़ा हो रहा है उसके सामने संघ परिवार क्या कहे। और लखनऊ की गद्दी को संभाले हुए योगी आदित्यनाथ का संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कोई राजनीति कहीं से खड़ी हुई ही नहीं है। नागपुर तो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई को देख रहा है। वह अपने तौर पर भविष्य की लकीर खींचना चाहता है, लेकिन उस भविष्य की लकीर को भी दिल्ली अपने ही खुद के विकल्प के तौर पर किसे खड़ा करना है वो चाहती है कि वही तय करे।
और स्वयंसेवक की भूमिका उस राजनीतिक सत्ता के साथ चलने की हो या पीछे खड़े होने की हो। यानी इस दौर में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कोई नहीं है। तो अगला सवाल यह भी है, एक वक्त हिंदू वाहिनी बनाकर गोरखपुर से लखनऊ तक की सत्ता को डिगाने वाले योगी आदित्यनाथ क्या कमजोर पड़ गए? उनके पास सब कुछ है, पुलिस महकमा है, गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं एक झटके में सब कुछ पलट सकते हैं। तो फिर मुश्किल क्या है? दरअसल मुश्किल उस धर्म की राजनीति या राजनीति के उस धर्म की है जिसके आश्रय भारत के भीतर अरसे से जो सोच चली आ रही थी उसमें विपक्ष गायब हो गया। उसमें कोई छत्रप बड़े नेता के तौर पर भी इस देश में नहीं है। यानी चौसर भी अपनी, पासा भी अपना, लेकिन चौसर पे पासा हमेशा फेंका जाना चाहिए, तो फेंका जा रहा है और अपने ही चौसर के भीतर अपनों का ही शिकार अपने ही कर रहे हैं। इस चौसर के खेल का मजा सिर्फ दिल्ली, लखनऊ और नागपुर तक नहीं सिमटा है। दरअसल इसके पीछे उस पॉलिटिक्स की धारा की सोच है जो अभी तक विचारधारा के आश्रय कभी जनसंघ को, कभी बीजेपी को, कभी जनता पार्टी के दौर में, कभी कमंडल की राजनीति को, कभी विश्व हिंदू परिषद के जरिए तमाम चीजें साधती चली आई। पहली बार क्या उसको मिटाया जा सकता है और इस देश में एक प्रोफेशनल पॉलिटिक्स को खड़ा किया जा सकता है जहां पर कोई योगी भगवा वस्त्र पहनकर दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को डिगाने की ना सोचे। यह तो कॉरपोरेट की पूंजी से चलती है और कॉरपोरेट की पूंजी का मतलब इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। क्या यह वाकई संभव है या उस दिशा में बात जा रही है? लेकिन बेचैनी तो है। अब इस बेचैनी का मतलब क्या होता है? हमें लगता है यहां दो बातें समझ लेनी होंगी। पहली, क्या योगी आदित्यनाथ यूं ही कुर्सी छोड़ देंगे? क्या यूं ही दिल्ली लखनऊ पे हावी हो जाएगी? क्या यूं ही संघ परिवार खामोश रहेगा? या इन सब के भीतर शंकराचार्य की भूमिका धर्म से आगे निकलकर उस राजनीति को साधने वाली हो जाएगी जहां पर वो खुले तौर पर उस राजनीति को चेताने निकल पड़े जिसको चेता पाने की स्थिति में पूरा विपक्ष अपनी राजनीति के जरिए आ ही नहीं पाया। एक वक्त जिक्र धर्म का भारत की राजनीति में जब हुआ, विपक्ष ने अपने तौर पर जनेऊ भी पहना, विपक्ष मंदिर मंदिर भी भटका, लेकिन फिर भी उस धारा और विचारधारा की सियासत को डिगा नहीं पाया जिसका विरोध वो कर रहा था। तो दो तस्वीरें एक बार फिर आपको देखनी होंगी। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ शंकराचार्य के विरोध में और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नारे लगते हुए उस जगह की तस्वीर जहां पर बड़ी तादाद में आज सुबह सवेरे चंद युवा भगवा ओढ़े हुए पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे थे, बुलडोजर की जय जयकार कर रहे थे। और उसके बाद जिस तर्ज पर शंकराचार्य ने जो कहा, उसने तो दरअसल उस पूरी धारा को ही मटियामेट कर दिया, जिस राजनीतिक धारा को इस वक्त संघ सहेजे हुए है और वो मानकर चल रहा है कि दरअसल यही वो मंत्र है जिसके आश्रय हमें इस देश में आगे बढ़ना है। लेकिन एक शंकराचार्य जब ये कहे तो इसके मतलब मायने पूरी बीजेपी से जोड़े जाएं या सिर्फ योगी आदित्यनाथ तक इसको सीमित रखा जाए, तो दोनों परिस्थितियों को देख लीजिए। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। क्या वाकई हिंदू हिंदू कहते हुए सत्ता में आए और कितना गुस्सा शंकराचार्य के भीतर इस बात को लेकर भरा पड़ा है? तो क्या उन्हें यह महसूस हो रहा है कि सनातन या फिर हिंदुत्व यह सब राजनीतिक दायरे में खत्म कर दिया गया, उसकी साख इस दौर में रही ही नहीं क्योंकि राजनीति इस देश में हावी हो गई? या फिर खुद वह राजनीति के शिकार तो नहीं हो गए?
क्योंकि उनकी अपनी मौजूदगी राजनीतिक वक्तव्यों के जरिए कई मौकों पर निकल कर आई। सवाल 3 है। पहला सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा रही है और इस जाती हुई कुर्सी को बचाने वाला कोई नहीं है, या फिर कोई बचाने के लिए सामने तो आए, उसके बाद दिल्ली अपनी चाल चले? पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, क्या इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सोचता रहा और यह मानकर चलता रहा कि उसकी विचारधारा राजनीति के आश्रय नहीं बल्कि राजनीति को हाँकने वाली हो ही जाएगी, पहली बार संकट उसके सामने भी आकर खड़ा हो गया? और तीसरा सवाल, दिल्ली को लेकर दिल्ली के भीतर नहीं बल्कि बीजेपी और संघ के भीतर इस बात पर घमासान क्या वाकई मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा, और जो होंगे उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने की यह लड़ाई की शुरुआत है जो दिल्ली के जरिए खेली जा रही है? या फिर जिन जिन लोगों ने अपने अपने कद को बढ़ाया और अपनी ताकत का विस्तार किया, उन सब के पीछे अगर आरएसएस खड़ा था तो क्यों नहीं आरएसएस की विचारधारा को ही इस दौर में राजनीतिक पटल से उसकी साख समेत खत्म कर दिया जाए? यह सोच अब खुलकर उभर रही है। और तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। आसान नहीं होता किसी एक शंकराचार्य का खड़े हो जाना, चोटी बांधकर। अब तो चोटी तभी खुलेगी जब वो राजनीति को पलट देंगे। उस दौर में जिस दौर में राजनीतिक सत्ता अपनी कार्रवाइयों के जरिए इस देश को डराती हो, लेकिन दो डर और दोनों नायक खुद को मानने लग जाएं तो किसी एक को तो खलनायक साबित करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो ही जाएगा। और इस वक्त न कांग्रेस है, न समाजवादी पार्टी है, न इंडिया गठबंधन है, न छत्रपों की कोई कतार है, न राष्ट्रीय कोई नेता है जो इस वक्त बीजेपी की राजनीति को चुनौती दे सके। और जब चुनौती नहीं मिलती है तो फिर अहंकार जागता है, और अहंकार ही उस राजनीतिक पटल पर अपने तरीके से जो लिखता है वह एक ऐसी इबारत होती है जिसमें उसे पता होता है कि दरअसल उसकी लड़ाई अपनों से है। और जब अपनों से लड़ाई होती है तो अक्सर यही कहा जाता है, यह धर्म की लड़ाई है। इसकी मुनादी तो शंकराचार्य ने कर दी कि यह धर्म युद्ध है। जी, यही होते आया है और यही होगा, यह मानकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।